इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। ये बताइए, बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है, फिर भी आप पूरा बिहार घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं, जो भी सभा कर रहे हैं, उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा जुट रही है। तो ये क्या है? ये प्यार है लोगों का। भाई हकीकत है, पिछले 2 ढाई साल मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए बहुत चुनौती भरे रहे, बहुत कठिन रहे हैं ये। पर इन 2 सालों में मुझे मेरी पार्टी को संभालने वाली ये बिहार की जनता ही रही। मेरे नेता, मेरे पिता ने मुझे हमेशा सिखाया था कि कभी भी विपरीत परिस्थिति आए, सिर्फ जनता के बीच जाना, वही तुम्हें राह दिखाएगी। और जब पार्टी में एक कठिन समय आया तो हम लोग आशीर्वाद यात्रा के तहत हम लोग जनता के बीच गए, और उस आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से लोगों का प्यार, साथ और समर्थन मिला। और हकीकत है, कई बार मुझे भी ताज्जुब होता है, अभी भी जब हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं या कहीं जाते हैं। परसों हम लोग नालंदा में थे, इतनी भारी बरसात में जिस तरीके से लोग वहाँ पर घंटों खड़े रहे और बरसात में भीगते हुए हमारा भाषण सुन रहे थे। ये चीज़ें जहाँ एक तरफ खुशी देती हैं, वहीं इस बात का भी एहसास कराती हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों का विश्वास जिस तरीके से आज की तारीख में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे बढ़ता जा रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। बिना चुनाव के लोग बरसात में खड़े हैं, 40 डिग्री की गर्मी में, धूप में खड़े हैं आपको सुनने के लिए। तो ये दिखाता है कि वो किस उम्मीद भरी निगाहों से मतलब ये भीड़ पैसे लेकर नहीं आ रही है। भाई आप इस भीड़ से ही पूछेगा जब भी आप कभी जाएं। और आज की तारीख में हकीकत है, आर्थिक तौर पे ये पार्टी उतनी बड़ी या सक्षम नहीं है कि हम लोग इतने सारे कार्यक्रम पैसों के आधार पर कर लें। पार्टी के कार्यकर्ता जो योगदान करते हैं उसी के आधार पर ये कार्यक्रम होते हैं। बट भीड़ क्या, अगर मैं जिक्र करूं, जनता स्वतः आ रही है, किसी को बुलाने की नहीं ज़रूरत पड़ी। ये बताइए, महाराष्ट्र में जो घटना घटी, आप ये कह रहे हैं कि बिहार में भी वो घटना घट सकती है और कई जदयू के विधायक और एमपी जो हैं वो आपके संपर्क में हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है बिहार में? भाई हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता। देखिए, कारण है इसका, एक बहुत लॉजिकल कारण है। देखिए, ऊपर के नेता क्या है, वो दल बदल लेते हैं, बट नीचे के जो लोग होते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर आपके लिए चुनाव लड़ते हैं, या कार्यकर्ता जो आपके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए परिस्थिति बहुत कठिन हो जाती है। अब मेरे मुख्यमंत्री ने 2 बार जनादेश का अपमान किया। 15 में इन्होंने चुनाव लड़ा, महागठबंधन के साथ सरकार चलाई, एनडीए के साथ। 20 का चुनाव लड़ा, एनडीए के साथ सरकार चला रहे, महागठबंधन के साथ। अब इनके विधायकों और सांसदों में असंतोष क्यों नहीं होगा? 19 में जो इनके सांसद चुनाव जीत कर आए, वो किसके सामने जीत कर आए? उस वक्त के महागठबंधन के सामने। 2020 में जो इनके विधायक चुनाव जीत कर आए, वो किसके सामने जीत कर आए? उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशियों के सामने। आज आप एक साथ हो गए, पर उस वक्त तो उन्हीं की गलत नीतियों का हवाला देते हुए इन लोगों ने चुनाव जीता। और हकीकत है, उस वक्त का जो महागठबंधन था, माइनस जदयू, क्योंकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ थी, तो माइनस जदयू जो महागठबंधन था, उनके नेता अभी भी मजबूती से अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। तो ये एक इनसिक्योरिटी है ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद विधायकों में, कि हमको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कई दावेदार हैं महागठबंधन में और दलों के जो वहाँ पे दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये असंतोष बहुत बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि उनके, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे उनके विधायक और सांसद मेरे ही संपर्क में, कई और दलों के भी संपर्क में, भाजपा भी इस बात को कबूल। लेकिन ये भी है ना कि महाराष्ट्र में पहले शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी टूटी, उसके पहले आपका दल भी टूटा था। तो बीजेपी के कारण ही टूटा था। बीजेपी से जो शिकायतें थी वो अब खत्म हो गई आपकी? भाई मैं इस बात को, और मैंने इस बात को मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, जब मेरी पार्टी टूटी थी मैं तब से लेकर अभी तक कह रहा हूँ, और ये लागू हर दल पर होता है। अगर आपके अपने आपके साथ होते तो कोई दूसरा आपकी पार्टी को या आपके परिवार को, जहाँ पे परिवारों में भी टूट हुई है, वो आपके पार्टी और आपके परिवार को नहीं तोड़ सकता। यहाँ पर आपके अपनों ने आपको धोखा दिया, शिवसेना में उनके अपनों ने धोखा दिया, एनसीपी में तो उनके परिवार के सदस्य नहीं धोखा दिया, जैसे मेरे साथ मेरे परिवार के लोगों ने धोखा दिया। तो ऐसे में जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अपनों की इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं, वही परिणाम देती हैं पार्टी और परिवार में टूट। लेकिन अब तो बीजेपी चाहती है कि आप चाचा भतीजा जो हैं फिर से एक बार साथ हो जाइए। भाई ये मैं बातें कई बार सुनता हूँ। चलिए, आपने प्रश्न उठा ही दिया, तो शायद मैं अधिकृत तौर पर आपके माध्यम से ही इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इससे पहले मुझसे किसी ने सवाल पूछा नहीं था, और मैं सिर्फ न्यूज़ में ही सुनता था कि भाजपा प्रयास कर रही है कि चाचा भतीजा एक साथ आ जाएं। मेरे साथ ये प्रयास की कोशिश नहीं की गई, भाजपा के किसी भी नेता ने। अभी तक कोई टेबल पर बातचीत नहीं हुई कि आप दोनों एक साथ हो जाएं? हाँ, मुझसे कभी भाजपा के किसी भी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि आप दोनों एक साथ आएँ। अगर ऐसा कहा जाएगा तो कोई चांस है?
कुछ? भाई मुझे नहीं लगता कि अब कोई चांस है, क्योंकि ऐसे फैसले घर के बड़े ही लेते हैं और मेरे चाचा ये फैसला ले चुके हैं कई बार, कई मंचों पर और कई इंटरव्यूज़ में वो इस बात को स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है वो फैसला ले चुके हैं। नहीं, वो फैसला ले चुके हैं, आपका क्या फैसला होगा? अब बड़ों के फैसलों के सामने छोटों के फैसलों के मायने कहाँ हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये काफ़ी चर्चा पिछले 15 दिनों से बिहार में हो रही है कि चिराग पासवान जल्द ही केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। भाई इस पे क्या ही कोई टिप्पणी करे, ये मेरी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। क्या चर्चा चल रही है, नहीं चर्चा चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ना मेरा ध्यान है उस तरफ, ना मेरी सोच लेकिन है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और करीब करीब ऐसा चर्चा है कि फैसला भी केंद्र सरकार ने ले ली है कि अब आप मंत्रिमंडल में शामिल। भाई मेरी जानकारी में ये विषय नहीं है। मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर है, अपनी पार्टी पर है, अपने संगठन पर है, लोगों के बीच जाने पर है। क्योंकि आज की तारीख में कोई जा नहीं रहा भैया, आधा बिहार बाढ़ से डूबने की कगार पर आया हुआ है। ऐसे में लोगों की समस्या सुनने के लिए लोगों के बीच रहना ज़रूरी है, वो मेरी प्राथमिकता है अभी। ये बताइए कि चर्चा आपको लेकर ये भी है कि आप लोकसभा का चुनाव जमुई से लड़ेंगे या फिर हाजीपुर से? भाई ये फैसला तो अंतोगत्वा पार्टी ही लेगी कि कहाँ से कौन लड़ेगा, पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। बट इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि हाजीपुर से ज़रूर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। अधिकृत जो पार्टी या किसी भी गठबंधन का उम्मीदवार होगा वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही होगा। कितनी सीटों पर तैयारी चल रही है? अगर गठबंधन एनडीए के साथ आपका होता है तो आप अपना जो मांग है वो कितनी सीटों पर रखेंगे? भाई मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर कोई भी संख्या मैं सार्वजनिक पहले कर दूं और गठबंधन के भीतर बाद में चर्चा करूं। एक तैयारी होती है ना कि इतनी सीटों पर मेरी। भाई तैयारी में पुनः जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 40 सीटों पर तैयारी है। तैयारी हम लोग भी, और तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जहाँ से आप चुनाव लड़ें बस उसी पे ही लाभ हो। आपको 40 सीटों पर संगठन को तैयार रखना ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर अगर आपके गठबंधन का कोई दूसरा घटक दल भी चुनाव लड़ रहा है वो उसको आप लाभ दिला सकें। गठबंधन का मतलब ही तब है ना जब आप अपना लाभ दूसरी सीटों पर जहाँ पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे अपने घटक दल को आप दिलाएं। तो हम लोग तैयारी 40 सीटों पर हम लोग कर रहे हैं। बट हाँ, उसमें से चिन्हित हम लोगों ने ज़रूर कुछ सीटें की हैं जो हम लोग की प्राथमिकता है। उसमें से 6 तो वही सीटें हैं जहाँ पे हम लोग पिछली बार हम लोग चुनाव लड़े थे, और उसके अलावा भी कुछ और सीटें हैं जिस पे हम लोग की मजबूत तैयारी है, जो हमारी प्राथमिकताओं में से होगा कि उस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी चुनाव लड़े। आपने 6 सीटों का जिक्र किया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 जो एमपी हैं आपको छोड़कर, तो आपने तो कह दिया कि जदयू के कई विधायक और एमपी जो हैं आपके संपर्क में हैं। आपके कितने एमपी जो आपसे अलग हो चुके हैं वो कितने संपर्क में? मुझे लगता है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है ही, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट आप सब जान ही रहे हैं कि कौन है जिनसे मेरी मुलाकातें हो रही हैं निरंतरता में। उनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, चुनाव को लेकर मेरी चर्चाएं उनसे चल रही हैं। ज़रूर एक टेक्निकल पेच उनके साथ फंसा हुआ है कि वहाँ पे दल बदल कानून के तहत संभवतः शायद खुलकर अलग होकर आना उनके लिए संभव नहीं है। बट अगला चुनाव वो लोग चाहते हैं कि वो हम लोग के साथ लड़ें। एक आखिरी सवाल है कि 2-4 दिनों से यह भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी में है? आपको ऐसा कुछ लगता है? भाई मुझे नहीं पता, बट व्हेन इट कम्स टू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी संभव है। जो मुख्यमंत्री इतनी बार जनादेश का अपमान कर चुके हों, जो बार बार पाला बदलते रहे हों, अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने खुद आकर उनके बारे में कहा कि वो पलटू राम है, तो वो कोई भी निर्णय ले सकते। लेकिन ये भी तो बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। बिल्कुल, और मैं मानूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी पे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो ही चुका है निरंतरता में, जिस तरीके से उन्होंने पाला बदलने का उन्होंने कार्य किया है। बट हाँ, भारतीय जनता पार्टी का रुख इसको लेकर काफ़ी स्पष्ट और मजबूत रहा है अभी तक तो। पर भविष्य के घर में क्या होता है नहीं होता भाई कोई नहीं कह सकता। तो हमारे साथ थे चिराग पासवान, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब जो है काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूज़ 24 के सामने रखे। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में इन्होंने कहा कि उनके बारे में कुछ भी उम्मीद करना या भरोसा करना नाइंसाफ़ी होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।